Chapter 13, we have questions which are very important, and these questions can be given for uh, these questions can be given for 14 marks and 7 marks portion. अच्छा, अब हम सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो है सिंपल क्वेश्चन, 6 points of मुजीबुर रहमान, 6 points of Mujibur Rahman was the most important reason of separation of East Pakistan in 1971. Do you agree or disagree? Give reasons. Now look at this question. Look at this question statement. जी बेटा. So क्वेश्चन स्टेटमेंट में आप जाएं और इसका आज मैं आपको एनालिसिस करने का तरीका भी सिखाता हूं. आप लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है तो टेस्ट सीरीज में सबसे पहले मैं आप लोगों को खुद क्वेश्चन करके सिखाता हूं कि किस तरीके से यू आर सपोज टू डू एनालिसिस ऑफ द थिंग्स. 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर यू पीपल आर सपोज टू डू एनालिसिस. अब वो एनालिसिस किस तरीके से किए जाते हैं. अब फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीब. अब 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीब के अंदर यू पीपल मस्ट नो द फैक्ट्स ऑफ मुजीबुर रहमान. फॉर एग्जांपल मुजीब प्रेजेंटेड, ये आंसर लिखें, इसका सैंपल आंसर है. मैं सारे रीजंस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 3 रीजंस लिख दूंगा एटलीस्ट टू डू द एनालिसिस, ताकि आपने सैंपल आंसर. जी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नाउ द की पॉइंट इज 6 पॉइंट्स या की रीजन इज 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीबुर रहमान. नाउ लुक एट दैट. 6 points of Mujib is the cause. It is the long-term cause or the short-term cause. It was long-term as well as the impact was short-term. Is it clear? The impact was short-term. Now, simple answer is Mujib presented 6 points in 1966. Mujib presented 6 points in 1966. Is it clear, beta? Ab main features of these points were what were the main features of these points? क्या पॉइंट्स का कोई एक पॉइंट बता दें, किसी को पता है? सेपरेट करेंसीज. वेरी गुड. सर सेपरेट करेंसी. सर नेट का मसला आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही. the powers of central government, limiting powers of central government
जी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को कम करना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स क्या थी? व्हाट वर द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट वाज स्ट्रांग इन पाकिस्तान। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड मोस्ट ऑफ द पावर्स इन पाकिस्तान। इज इट क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी ज्यादा पावर्स होने की वजह से अब जो है इसकी कम थी। अब इसके अलावा सेपरेट ट्रेड एग्रीमेंट्स, सेपरेट ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, मतलब ये पास थी। ऑल दीज पावर्स वर एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का जो शेख मुजीबुर रहमान था, ही वांटेड दीज पावर्स टू बी शेयर्ड विद ईस्ट पाकिस्तान। अब इन सारी रीजंस की वजह से ही प्रेजेंटेड हिज 6 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स डायरेक्टली इन्होंने सेपरेशन में कॉज तो नहीं किया। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। माने बेटा रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीब वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज या रीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। वाज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, था या नहीं था? यू हैव टू एनालाइज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। आपने आंसर को अब इस एस्पेक्ट से एनालाइज करना है। नाउ यू विल एनालाइज these 6 points according to this question statement. Is it clear? अच्छा, अब हम लिखते हैं सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल these points, ये मैं ग्रीन कलर के अंदर लिख रहा हूं इसका, these points were used by मुजीबुर रहमान। कहां पे उसने यूज किया इन इलेक्शंस को? उसने किस चीज में यूज किया? ही यूज्ड दीस पॉइंट्स बाय मुजीबुर रहमान इन 1970 elections agenda. Is it clear, everyone? He used these points in 1970 elections agenda. Is it clear, everyone? टेस्ट कल है, टेस्ट कल है ना बेटा। आप लोग क्यों ग्रुप नहीं देखते और आपने क्यों अभी तक प्रिंट नहीं कराया अपने स्केड्यूल को? मैं कितनी दफा आपको बताऊं, इतने नॉन सीरियस। ये टेस्ट पूरा प्लान है आपके पास, खुदा का वास्ता है इसका प्रिंट ले लो, आपके ग्रुप में शेयर्ड है इसका प्लान। इसको आपने प्रॉपर तरीके से शेयर कर लेना है। आज में अब मेरा लेक्चर जो भी चीज होगी दैट वुड बी बेस्ड ऑन स्केड्यूल। जो चीज यहां पे लिखी है ना, हम क्लास में वही कराएंगे। अब 2 महीने हमने जो कुछ लिखा है वी विल डू दीज थिंग्स। इसके अलावा हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। जी, ज्योग्राफी की क्लास तो आज के दिन में तो मेरी क्लास होगी, लिखा हुआ है ना। जिस दिन कलर सेम है तो इसका मतलब है वो एक ही क्लास है। कलर्स भी मैंने आपने अगर देखने हैं तो कलर से आपको पता चल जाएगा कि एक क्लास है या 2 क्लासेस। क्लियर? यस, मैंने वो भी लिखी है। जिस दिन मैंने क्लास लेनी है उस दिन, उससे अगले दिन मैंने देनी है उसके एक्स्ट्रा, सेम डे। यस जी बेटा, हाँ, वो विल अरेंज जस्ट द टाइम। ठीक है, वो रिकॉर्ड भी हो सकती है, उसका कोई इतना इशू नहीं। अच्छा जी बेटा, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन these points of Mujibur Rahman were used in 1970 elections agenda. On the basis of these points, Awami League got 160 out of 162 seats. Abeda, when they got 160 out of
62 सीट्स, इसका क्या मतलब है? जब उनको 160 सीट्स मिली तो उसकी मतलब है कि दे वर सपोज टू गिव राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वर दे गिवन राइट टू मेक गवर्नमेंट? नो। तो इससे सेपरेशन हुई। यस। सो हेंस when politicians of है, पीछे चीज पड़ी है, politicians of West Pakistan did not allow when politicians of West Pakistan did not allow Mujib to form government, it led towards separation। जी बेटा, जी बेटा, यहिया खान। अब मुझे बताएं कि ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है ये क्या है? एनालिसिस है। अभी मैं इसको और भी इन पॉइंट्स को, इफ आई वांट टू ड्रैग दीज पॉइंट्स, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग मोर, तो मैं इन पॉइंट्स को ज्यादा एलेबोरेट कर दूंगा। लाइक इनके मैं अलग सेंटेंस बना दूंगा। सेपरेट करेंसीज वुड बी गिवन, सेपरेट डिफेंस फोर्सेस would be introduced। मतलब I can make the sentences, मेरे पास अभी इतनी leverage है कि I can explain them more। तो आपने याद रखना है कि जो आपका की पॉइंट है, you need to elaborate, explain your key point best with analysis। कितने नंबर होते हैं 14 में से इस की पॉइंट के? 7 to 8 marks are reserved for key reason। 7 to 8 marks are reserved की रीजन। तो अगर आपकी की रीजन बेटा वेल एक्सप्लेन नहीं है, व्हेन द की रीजन इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, फिर क्या होगा? इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट गुड स्कोर। अच्छा, की रीजन को एलेबोरेट करने के बाद यू विल कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ देयर इज अ वन लाइन which is called link statement। Besides 6 points, there were other causes of separation of East Pakistan। Now beta, for the best answers you need to mix up the causes। आपने क्या करना है? मिक्सअप करना है अपनी कॉजेज को। मिक्सअप कैसे करने हैं? अब ये देखें कि ये एक कॉज थी जो कि 1970 में, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज ऑलरेडी गिवन एंड ऑलरेडी रिटन। अब आप इकोनॉमिक कॉजेज के ऊपर जाएं, यू विल मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म कॉज है। there was economic disparity between East Pakistan and West Pakistan since 1950, as the resources of East Pakistan were utilized by West Pakistan, resources were utilized by West Pakistan। Clear? Like कौन सा रिसोर्स था जिसका पैसा, लाइक जूट। ओके जी, ये जूट का पैसा भी सारा इधर लगा। मोर ओवर per capita income of East Pakistan was decreasing
right? Per capita income of East Pakistan was decreasing, while वो भी East Pakistan, while income of West Pakistan was increasing. अब ये देखें, एक ही कंट्री, कल भी मैंने बात की थी कि देयर इज वन कंट्री, सेम प्राइम मिनिस्टर, सेम प्रेसिडेंट, बट वन साइड इज decreasing, the economy of one portion is decreasing and the economy of other portion is increasing. It means कि that thing brought disparity. आज बलूचिस्तान के लोग क्यों खिलाफ हैं हमारे? Because there is severe disparity. बलूचिस्तान के अंदर इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है. People of सर वो कहते हैं सारे रिसोर्सेज हमारे पास है लेकिन सबसे गरीब प्रोविंस भी हमारे. जी बिल्कुल. Is it clear बेटा? Done everyone? Okay. Now these are just the point. अभी मैंने इसको एनालाइज तो किया ही नहीं है. आप लोग करते क्या है कि आप लोग सिर्फ इतना लिख के मेरे साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं कि सर मुझे नंबर दे दें, जो कि मैं नंबर नहीं दे सकता. अभी तो मैंने इसको रीजन बनाया ही नहीं है. आई हैव नॉट गिवन दिस थिंग एज ए रीजन. इसको मैंने रीजन तो नहीं बनाया अभी तो ये रीजन तो नहीं बनी अभी तो. दिस इज जस्ट ए पॉइंट. नाउ आई just want to make this these 4 lines as the cause of separation. I have to prove that thing. मुझे ये prove करना है. इसको कैसे prove करूंगा मैं? So these economic differences, these economic differences, these economic differences brought sense of alienation in people of East Pakistan. These things brought sense of alienation in people of East Pakistan. Is it clear everyone? Sense of alienation का मतलब क्या है? कि they were outcast in Pakistan. Simple. Clear? So, and inflation rate dramatically increased. इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट इज रेट ऑफ पॉवर्टी. रेट ऑफ पॉवर्टी या महंगाई को बेसिकली कहते हैं. ठीक है. सो इन्फ्लेशन रेट ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड इन ईस्ट पाकिस्तान. अब ये इसका एनालिसिस बनता जा रहा है. क्लियर? अब फर्दर हेंस दीज economic differences enhanced hatred against people of West Pakistan. This thing enhanced hatred against people of West Pakistan, which ultimately caused separation. Now look at this one. जी बेटा, this is the point जो कि एक और हमारे पास आ गया. अब ये सेकंड पॉइंट का भी एनालिसिस है. आप लोग क्या करते हैं? आपका ना एनालिसिस ऐसा होता है, हेंस इट वाज इंपॉर्टेंट. ऐसे ही लिखते हैं एनालिसिस. ऐसे एनालिसिस करके आते हैं ना, हेंस इट वाज इंपॉर्टेंट, हेंस इट वाज सक्सेसफुल, हेंस इट वाज अनसक्सेसफुल. यू पीपल राइट एनालिसिस इन अ वेरी वेरी ऑड वे. यही वजह है कि आप में से अक्सर बच्चों के नंबर 14 मार्क्स के क्वेश्चन में हार्डली कितने आते हैं? 6, 7,
आर्ट। जब आप नॉलेज सिर्फ लिख के आते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट मोर देन 6 to 7 मार्क्स इन इट। आपको 6 से 7 नंबर मिलेंगे नॉलेज लिखने पे। अगर आप एनालाइज करेंगे एक्चुअल नंबर जो है, ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है ना नीचे, एक्चुअल मार्क्स इस चीज के हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, और ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। जो बच्चे रट्टा मार लेते हैं ना चीज को और समझते हैं कि हम 100% गारंटी के साथ जाते हैं कि जी हमारा ए स्टार यानी है, वो एनालिसिस की वजह से मार खाते हैं। एनालिसिस का इशू क्या होता है कि ये दैट इज ए स्किल विच इज डेवलप्ड। आपने क्या करना है, आपके सामने कोई चीज आई है, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढे। बेटा लोगों को भी तो जज करते हैं ना आप लोग, जजमेंटल तो सारे हैं कि नहीं करते हैं? आजकल की जेंजी तो सारी जजमेंटल ही है, लोगों को जज ही करती रहती है। तो इस तरह आपने किसी चीज को जज करना है, सर लेकिन अच्छे वे में जज करना है। जी सर बेटा, सर जैसे आपने लिखा हुआ है ये हैंड्स के आगे आपने एनालिसिस लिखा हुआ है ना ये सारा रेड कलर का पूरा ही एनालिसिस है बेटा। सर, तो मैं जैसे इस तरह लिख सकता हूँ हैंड्स एट ब्रॉड डिफरेंसेस, तो आप मुझे 12 नंबर दे देते हैं। मैं दे देता हूं, लेकिन आपने ऊपर जो है वो उसकी जस्टिफिकेशन दी होती है पहले, वो मैं सिर्फ चीज देखता हूं आपकी पहले। ठीक है, सही। जस्टिफिकेशन चाहिए होती है, उससे पहले एक जस्टिफिकेशन का वर्ड होता है। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि आपने ये प्रूव सर करना मतलब है कि मैं how- मेरा जो ओपिनियन है उसे मैं एक्सप्लेन किस तरह कर रहा हूँ। आप हर सेंटेंस का आपने बेसिकली हर पैराग्राफ का एक अपनी एक रीजनिंग होती है। जी बेटा, ये दरवाजा बंद। टाइम क्या है क्लास का बता तुम्हें कि क्या टाइम है? ये 2:30 में है तुम्हारे? चले जी बेटा, डन। यहां तक सबका क्लियर हो गया? अब मैं बाकी पैराग्राफ लिखूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा आंसर। आपने और 14 मार्क्स में इस तरह के कितने पैराग्राफ लिखने होंगे? आपने और 4 टोटल कितने से लिखने हैं? 5 एक आपने 6 पॉइंट्स में बना दिया, एक आपने और बनाया, तो और आपने कितने और लिखने हैं? सर एक बिल्कुल, इसका P1 आपका ये हो गया, P2 आपका ये हो गया, P3 बेटा आपने और क्या लिखना है? P3, P4, P5। अगर किसी बंदे को ये लगता है कि उसके एनालिसिस वीक होते हैं और अपनी वो प्रैक्टिस करना चाहता है, वो इस सवाल को कंप्लीट कर ले, इस सवाल को इसी ऑर्गेनाइज्ड वे के ऊपर कंप्लीट कर ले, ही विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू द थिंग्स। यस, फॉर 14 मार्क्स 3 मोर है ना आपके, टोटल 6 होने चाहिए। यस, 5 पॉइंट टोटल, 4 points apart from this. अपार्ट फ्रॉम। जी बेटा, डन एवरीवन? अच्छा, अब हम एक और सैंपल क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सैंपल क्वेश्चन इज नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन। अच्छा, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो काइंडली शेयर इन द ग्रुप एज वेल, प्लीज शेयर इन द ग्रुप एज वेल। ये वाला ले लिया? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी बेटा, पूछें क्वेश्चन रहेंगे। सर हमने कल कोई ज्योग्राफी का काम नहीं किया? कल किया है हमने ज्योग्राफी का काम, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई किसी ने नहीं किया। ग्रुप में किया था हमने, वर्कबुक की है हमने ना, इंडस्ट्रीज की वर्कबुक की थी। ओ ओके, ठीक है सर, थैंक यू। बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं आप, कोई और शॉर्ट टर्म कॉज। आपको सिविल वॉर का लिखना है, आप सिविल वॉर का लिखें। साइक्लोन का लिखना है तो आप साइक्लोन का लिखें। सिविल वॉर बेटा, ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन, पूरे इवेंट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सिविल वॉर। ये बेसिकली हमारे विंग ही हमसे सेपरेशन ले रहा था ना, दैट वाज बेसिकली ए सिविल वॉर। ठीक है यासरान? जी बेटा, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। एक और क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन इज why did the victory of Awami League
Why did the victory of Awami League cause या bring constitutional crisis in Pakistan in 1971? बेटा विक्ट्री ऑफ अवामी लीग इलेक्शन के बाद तो गवर्नमेंट बन जाती है, तो इसका मतलब है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या था, ये कौन सा कंट्री है जिसके अंदर गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद, आपकी कंट्री में इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? इट मींस नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही कहते हैं। पाकिस्तान इज द कंट्री सिंस इट्स बर्थ, जो आज 2026 तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से इंप्लीमेंटेड है? हमारी गवर्नमेंट फ्रीली वर्क कर रही है? नो सर, फौज से पूछ के करती है। और रिकॉर्ड हो रही है क्लास। जी बेटा, आगे चलें, हम लोग इसको लिखते हैं। पहला पॉइंट बेटा, व्हाई डिड द विक्ट्री ऑफ अवामी लीग। अब ये देखना है कि किस तरीके से वाई को जस्टिफाई करने आपने। वाई डिड द विक्ट्री ऑफ अवामी लीग, पहला पॉइंट हम इसका लिखते हैं। जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज विक्ट्री अवामी लीग won elections on agenda of limiting the powers of central government, agenda of limiting the powers of central government, while politicians of West Pakistan did not want weak central government, therefore when Awami League demanded less powers of central government, it caused कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मतलब क्या है, आपका एग्रीमेंट मेन चीज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो रहा। जब गवर्नमेंट का किसी चीज पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे, इट मींस देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हेन देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, तो the country was passing from the crisis. Sir, in the Afghanistan there was already no constitution. Yes. तो इसके बाद तो बनना चाहिए था ना बेटा, विक्ट्री के बाद तो होना चाहिए था, बट व्हाई देयर वर स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? नेक्स्ट पॉइंट, victory clearly gave majority to Awami League. Victory clearly gave majority to which party? Awami League. Therefore, they had
a right to form government, but Bhutto and Yahya Khan did not allow Mujib to make government. अब बेटा जिस कंट्री में गवर्नमेंट ही नहीं होगी उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा? When there is no government, it is equal to no constitution. ठीक है? तो hence there was no government to make constitution. और क्या था? विक्ट्री ऑफ अवामी लीग के बाद ईस्ट पाकिस्तान में क्या स्टार्ट हो गया था? सिविल वॉर. तो विक्ट्री caused civil war as government making process was delayed. So civil war kept interim government busy. Interim government busy. Therefore, there were crises. Is it clear, madam? Ab now look at these things. Everyone, please look at these things. ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब इस तरह आंसर अगर आप लिखते हैं तो हाउ मेनी मार्क्स यू वुड बी एबल टू गेट? कितने नंबर आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे. अगर सख्त भी एग्जामिनर आपका आ जाए तो 6 नंबर से कम आपको नहीं देगा. इज इट क्लियर? तो बेटा मेक श्योर always justify your reasons, explain your reasons, you will be able to get full marks. लंबा लिखने से आंसर नहीं आते. मेक श्योर अगर आप ये सोच से जाते हैं ना कि मैं बहुत लंबे पैराग्राफ लिखूंगा तो मेरा गारंटीड पक्का ए ग्रेड आ जाएगा या ए स्टार आ जाएगा, तो वो नहीं आता. टू द पॉइंट और रेलेवेंट लिखने के नंबर है आपके. टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट. इज इट क्लियर? सर अगर कोई नोट्स को सही तरह से छाप के आंसर लिख लूं तो फिर? हाँ, छाप के आंसर लिख ले तो बेटा लिंक तो आपने खुद बनाने हैं ना. यू हैव टू मेक द लिंक्स बाय योरसेल्फ. अगर आपको वो नहीं बनाने आते तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट स्कोर. इज इट क्लियर? डन हो गया? यस सर. जी बेटा. अब एक और चीज, एक यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अक्सर को नहीं आता होगा. बेटा there is a question which is called what was LFO? What was? किसको आता है ये? Service made by Yahya Khan. Yes बेटा. What was LFO? What is the full form of it? Sir, legal framework order. Legal framework order. बेटा याद रखें कि जब मार्शल लॉ लगता है तो टेम्परेरी लॉ जो बनाया जाता है, मार्शल लॉ इज कॉल्ड इमरजेंसी लॉ. इमरजेंसी टाइम पीरियड के अंदर याह्या खान मेड या सेट फ्यू रूल्स और द टारगेट्स फॉर द कंट्री. इज इट क्लियर? ही सेट फ्यू टारगेट्स फॉर द कंट्री. व्हाट वर दोस टारगेट्स? ये एलएफओ के अंदर था. तो पहले तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि व्हाट वाज एलएफओ. It was a policy of Yahya Khan
during his martial law period. किस टाइम पीरियड के अंदर पॉलिसी थी? मार्शल लॉ टाइम पीरियड के अंदर. इट वॉज ए पॉलिसी इन द मार्शल लॉ टाइम पीरियड. अब what was the main agenda of that LFO? Number 1, सर 1 यूनिट पॉलिसी डिसॉल्व हो गई थी. dissolved 1 यूनिट पॉलिसी. अच्छा, ये जो स्टेप था बेटा, 1 यूनिट पॉलिसी का डिसॉल्व होना ये कंट्री के लिए अच्छा था या बुरा था? क्योंकि 1 यूनिट पॉलिसी एंडेड इन 1970. इट मींस के एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं अच्छा था. बिल्कुल अच्छा था. ये LFO आया था 1970 में, तो अभी ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन रामीन नहीं हुई थी अभी, तो इसलिए दैट वाज ए गुड स्टेप. सेकंड स्टेप, बेसिक डेमोक्रेसीज वर सस्पेंडेड और एंडेड. बेसिक democracies were suspended or dissolved. दोनों काम हो गए, पहले सस्पेंड किया फिर डिसॉल्व भी कर दिया. इज इट क्लियर बेटा? एंड करना. ओके बेटा. नेक्स्ट इज another fresh elections would be held in the country. Fresh elections on agenda of बेटा याहिया खान का क्या एजेंडा था? 1 man 1 vote. What was the agenda? 1 man 1 vote. जी बेटा, is it clear everyone? Yes, Is sir. it clear everyone? 1 man 1 vote agenda. डन हो गया. अच्छा, लास्ट पे another important thing was कि 1962 constitution was also abrogated or ended. 19 या आया उसके साथ ही लगाया, लेकिन इसके अंदर फाइनली डिक्लेयर कर दी जाती है सफा. 1962 constitution was abrogated. Is it clear? Done everyone? यहां तक हो गया आपका? ये चैप्टर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे विच आई डिस्कस्ड विद यू. यही चैप्टर 13 था बेटा. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, एनी क्वेश्चन?